तो 25 अगस्त 2021 की करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर है आपके फ्लोटिंग वेटलैंड्स के बारे में। ये बेसिकली आपके दिल्ली का एक इनिशिएटिव है, उससे ये करंट अफेयर बना हुआ है। दिल्ली में बहुत ही टाइप के पोल्यूशन है, उनमें से एक पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन। वहां पे लेक्स ये सब कुछ बहुत गंदी भी पड़ी है। तो वहां पे इस टाइम आपका जो दिल्ली जल बोर्ड है वो क्या कर रहा है, वो अपने नए इनिशिएटिव के साथ आया है, जिसमें आपके ना एक तरह से फ्लोटिंग राफ्टर्स भी इन्हें कहते हैं या फ्लोटिंग वेटलैंड्स कहते हैं, एक ही चीज है, वो लगाए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक आपके फोम प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक आपके तैरने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पानी है, उसके ऊपर एक फोम का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इसके ऊपर आपके प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, बीकर में ऐसे अंदर प्लांट्स लगा दिए जाएंगे। अब इससे इससे क्या होगा, इनकी रूट्स पानी के अंदर जाएंगी। ठीक है, अब जो पल्यूटेड वाटर होता है ना, पल्यूशन अल्टीमेटली है क्या, पल्यूशन अपने आप में ना प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ये चीजें हमारे लिए वेस्ट है, पर प्लांट्स के लिए यही न्यूट्रिशन है। तो आपके इसी चीज का दिमाग लगाया गया कि ये जो नीचे पानी था, इस पानी के अंदर यही सारी चीजें तो है जो प्लांट को चाहिए, तो इसके कारण अपने आप आपके न्यूट्रिशन यहां से मिलते रहेंगे। बस पोल्यूटेड वाटर में एक चीज की कमी होती है। किस चीज की? बड़े कमी। हाँ, एक ना कभी भी पानी आपका कितना साफ है कितना गंदा है उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे बीओडी कहते हैं। फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका क्या मतलब है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपके पानी में से, या कोई भी गैस चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मेजर किया जाता है क्योंकि प्लांट्स के सिवा बाकी सारे आपके ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। इवन प्लांट्स कुछ लिमिट तक ऑक्सीजन वापस भी खींचते हैं, मतलब हमने हमेशा ये पढ़ा है ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कुछ क्वांटिटी में पर ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए होती है। देखो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी डिमांड है ऑक्सीजन की आपके पानी के अंदर, वो होगी बीओडी। अब जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म, जितने ज्यादा आपके लिविंग बींग्स बढ़ते जाएंगे पानी के अंदर, बीओडी बढ़ेगी या कम होगी, डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ेगी या कम होगी। मतलब ये मान लो कि एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का, ठीक है, उसे पहले लेने वाला सिर्फ एक पर्सन था, उसकी डिमांड पूरी हो रही थी। कल उसी सिलेंडर पे मैं 10 लोगों को कर दूं तो अपने आप स्ट्रेस आएगा ना, क्योंकि सब तक रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो यही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, क्योंकि पानी के अंदर, पानी अगर लेक के अंदर जितना पानी है ऑक्सीजन भी तो उसी के मुताबिक प्रेजेंट होगी, पर अगर इसके अंदर फिशेस या कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी बढ़ने लग गया, ठीक है, अल्टीमेटली हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए, हर कोई ऑक्सीजन लेने लगेगा। एक पॉइंट आएगा पानी में जहां पे आपकी ऑक्सीजन ही खत्म होने लग जाएगी। जब आपके पानी से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो सारे अंदर के जानवर मरने लग जाएंगे ना, तब वो बन जाता है एक डेड जोन, सब कुछ मरने लग जाता है पानी के अंदर। ठीक है, पानी यूजुअली क्या करता है, पानी यूजुअली हवा से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता रहता है लगातार। ठीक है, तो अपने आप को इस तरीके से वो बैलेंस करता है। पर कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा आपके पानी के ऊपर काई जम जाती है ना, एल्गी जम जाती है, पूरी की पूरी ग्रीन हो जाता है ना ऊपर से। अगर वो भी एक तरह से पोल्यूशन ही है, अगर ऊपर से सारी की सारी ग्रीनरी जम गई तो अब ना ही, थैंक यू, ना ही आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन जा पा रही है,
ना ही सनलाइट जा पा रही है। सनलाइट क्या काम करती है हमारे लिए? घर वाले भी कहते हैं ना कि कहीं दरवाजा खुला रखो, धूप तो आने दो दिन में एक टाइम तो, क्यों कहते हैं? अगर तुम ना भी बैठे हो, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, कई वायरस बैक्टीरिया को आपकी धूप ही मार देती है। तो एक तो धूप नहीं आ रही तो वायरस बैक्टीरिया अंदर और ज्यादा बढ़ रहे होंगे। उसके बाद क्योंकि ऊपर एल्गी ने लेयर बना ली है, वो नीचे आपके ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपके प्लांट्स देखो, प्लांट्स क्या हम अब कर क्या रहे हैं, यही आपकी जो पोल्यूटेड आपकी वाटर बॉडी है सारी की सारी, ये दिल्ली में क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जितने ही पोल्यूटेड वाटर बॉडी है इसके ऊपर हम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स छोड़ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम दूर कर देगा इन पानी की, क्योंकि यहाँ पे ऊपर फिर प्लांट्स लगा देंगे। प्लांट्स लगाने से क्या होगा, जो न्यूट्रिशन से पोल्यूशन है आपका, कोई भी जो न्यूट्रिशन उग रहा है, जितना भी अंदर न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है, वो सारे की सारी चीजें ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, खुद ग्रो करते रहेंगे। तो एक तो प्लांट्स बढ़ेंगे, दूसरा पानी साफ करते जाएंगे। बस इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम हमें और सॉल्व करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से ऑक्सीजन कैसे डाली जाए इस पानी में। उसके लिए हमें आर्टिफिशियल अलग से प्लांट, मतलब वो प्लांट का मतलब है जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो लगाने पड़ेंगे जो पानी के अंदर ऑक्सीजन पंप करेंगे। मतलब हम एक आर्टिफिशियल पंप लगाएंगे जिससे ऑक्सीजन पंप की जाएगी, ताकि धीरे धीरे आपके अंदर फिशेस भी रहने लगे और वापस ये पूरा का पूरा सिस्टम रिस्टोर हो। ठीक है, इसीलिए आपके दिल्ली में ये किया जा रहा है, इन्हें फ्लोटिंग वेटलैंड्स भी कह रहे हैं। जैसे वहां पे संजय वन लेक है दिल्ली में, उसका आज करंट अफेयर में आया हुआ था, और भी है 3-4 लेक्स आपकी कर रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने एक मिशन शुरू किया है सिटी ऑफ लेक्स, उसमें वो अपनी सारी लेक साफ करना चाहते हैं, और उसके लिए इस तरीके से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन जिससे डाली जाएगी वो है तरीका आपका वाटर एरेशन का। वाटर एरेशन का मतलब होता है पानी के अंदर या तो ऑक्सीजन को बढ़ाना या उसी पे मेंटेन करना। तो आर्टिफिशियली पंप की जाती है ऑक्सीजन। जैसे आपने देखा होगा वो जो एक्वेरियम होते हैं उसके अंदर एक पंप लगा होता है ना, वो लगातार कर क्या रहता है, वो ऑक्सीजन खींच खींच के पानी में डाल रहा होता है। ठीक है, वो इसीलिए लगा होता है ताकि ऑक्सीजन में पानी में ऑक्सीजन बनी रहे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी होगी। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो ये चीज। सेकंड करंट अफेयर एक कंट्री बारे है, पपुआ न्यू गिनी। कहां पे है ये? ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इससे बिल्कुल ऊपर पपुआ न्यू गिनी। क्या करंट अफेयर है? करंट अफेयर आम सही है, उन्होंने हमारे लिए फ्लाइट्स बैन कर दी हैं पिकल इंडिया के कोविड-19 के चलते। वहां कौन जाता है? हाँ, ये कंट्रीज बेसिकली जो आपके वो है ना ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे लोग ही जाते हैं, या टूरिस्ट घूमने जा सकते हैं बस। ये ज्यादा कोई वो नहीं है ट्रेडिंग में, क्योंकि ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ गई ना, तो यहाँ पे वुड और ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनसे जो ट्रेड करते हैं, पाम, वो सारी चीजें यहाँ पे, वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस की कंट्री नहीं है। पर आजकल हो क्या रहा है, ये कंट्रीज क्यों लिमिटेशंस लगा रही हैं, लोग इंडिया में बाहर ट्रैवल करने के लिए नकली सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है नकली बनवा लेते हैं, और ऐसे पूरी दुनिया में इंडियंस पकड़े जा रहे हैं जिनकी नकली सर्टिफिकेट्स हैं, और फिर इसलिए कंट्रीज हमारे ऊपर बैन लगाई जा रही है। उसके बाद कंट्रीज ने, हमारे इंडियंस ने एक और भी रुख अपना लिया था, किसी थर्ड कंट्री में जाके फिर उस कंट्री में जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज थी, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ
आपके कुछ तो क्या 150-300 स्टूडेंट इकट्ठे हुए पड़े हैं। यहां से कनाडा की फ्लाइट्स बैन है, पर मालदीव से अलाउड है। तो यहां से गए मालदीव, मालदीव में 14 दिन रुकना था और उसके बाद कनाडा जाना था। वो मालदीव गए और इंडिया ने मालदीव से फ्लाइट बंद कर दी है, कनाडा से भी मालदीव से फ्लाइट बंद कर दी है। ठीक है, क्योंकि मालदीव में केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब वो बस वहीं फंस के रहेंगे। क्लियर है? यहाँ आगे आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका पपुआ न्यू गिनी, जो आपका देश है। ठीक है, अब इसके आसपास जो कंट्रीज पड़ती हैं, सोलोमन आइलैंड, आधा आइलैंड, ये जो आधा आइलैंड है ना, आधे पे पपुआ है और दूसरे पे इंडोनेशिया है। ठीक है, ये इस साइड को पूरा इंडोनेशिया बहुत आइलैंड्स में बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गुआम यूएसए की टेरिटरी, ये मार्शल आइलैंड्स जो इंडिया और यूएसए इन सबके अगेंस्ट आपके यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने मोशन शुरू किया था। ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, नौरू, मार्शल आइलैंड, पलुआ, इन सब ने पिछले साल इंडिया, चाइना, यूएसए और यूरोप के अगेंस्ट जंग शुरू की थी। कैसी जंग? कि ये सारे कंट्रीज मिलके बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं और उसके कारण हमें खतरा है। तो ये चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस इन देशों के ऊपर सैंक्शन लगा दे। ठीक है, तो उसमें से सारे के सारे तो उसमें बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बस एक नाम का था कि इन सब ने काउंसिल बनाया, और इसलिए बेसिकली है क्या, आइलैंड नेशन है, छोटे छोटे हैं। अगर समुद्र में पानी बढ़ता है, ये सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे। तो इन्हें ये खतरा बना हुआ है। हम मतलब हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि हमें कोई इमीडिएट खतरा नहीं है कि कल, आज घर है, कल घरों के अंदर पानी आ रहा होगा और परसों डूब जाएंगे। हमें अगले 30 साल में ये नहीं दिख रहा कि क्या क्या चीजें डूब जाएंगी, पर ये चीज एक्चुअली कई कंट्रीज के लिए रियलिटी है कि शायद 2050 तक और कंट्रीज बचे ही ना। ठीक है, तो कई आपके आइलैंड नेशंस खत्म हो चुके होंगे या बहुत ही छोटे हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। थर्ड करंट अफेयर है इंडिया की प्राइवेटाइजेशन बारे। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिफेंस सेक्टर जो है ना इंडिया का, वो डिफेंस सेक्टर खासकर, यहाँ तो हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज करती हैं। ठीक है, या हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जितने हमारे डिफेंस की चीजें हैं ना वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को हमारी इस जगह पे बढ़ाने की कोशिश है कि किस तरीके से डिफेंस इंडिया के अंदर और बढ़े और इसमें डेवलपमेंट हो। इसी के चलते हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट मिला था इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड को। ये एक आपकी प्राइवेट कंपनी है, इन्हें मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जो पहले आपकी सरकारी कंपनियां बनाती थी, अब प्राइवेट कंपनी ने पहली बारी बनाए। ठीक है, और इस साल और अगले साल में मिला के टोटल मिला के 10 लाख ग्रेनेड्स का ऑर्डर है, वो सप्लाई करना है। ठीक है, इससे पहले जो हम ग्रेनेड यूज करते थे ना, उसे ग्रेनेड नंबर 36 कहते थे, जो वर्ल्ड वॉर, ये 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 से निकला था। ठीक है, ये आपके हिंदू में गलती है, बाकी अखबारों में वर्ल्ड वॉर 2 है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 का डिजाइन है वो अभी तक हम यूज कर रहे थे, ग्रेनेड नंबर 36, वही जो गोल से होते हैं। तो अब ये डिजाइन बहुत पुराना हो चुका है और इसकी वैरायटी नहीं है बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसे बहुत ही वेरिएबल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसे वेरिएबल तरीके से यूज करने के लिए आपके नए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड बनाए जा रहे हैं। इन ग्रेनेड्स में ये चीज है कि इन्हें ऑफेंसिव और डिफेंसिव तरीके से अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऑफेंस का मतलब हमला करना है तब इसे अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, डिफेंस के लिए यूज करना है तब ये अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है,
तो अगर आपके सोल्जर्स ही प्रोटेक्शन में ऑलरेडी हैं तो अलग तरीके से यूज करेंगे, अगर सोल्जर हमला कर रहे हैं तो अलग तरीके से। तो इसके बाहर इसीलिए कवर्स अलग अलग प्रोवाइड किए हुए हैं, तुमने कैसे यूज करना है। ठीक है, 15 साल की इनकी शेल्फ लाइफ है, तो यानी कि जब इन्हें बनाया गया उससे आपके 15 साल तक ये बॉम्ब नहीं खराब होंगे। ठीक है, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, विंटर्स में भी समर्स में भी, सब में ठीक परफॉर्म कर गए हैं, तो उसके थ्रू ये बॉम्ब्स आपके इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी याद रखना, ये कंपनी की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है, गवर्नमेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी दी है। गवर्नमेंट की जो टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब है, जो डीआरडीओ की लैब है, उसकी टेक्नोलॉजी थी ये बॉम्ब बनाने की, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ये टेक्नोलॉजी दी है, उसके बदले गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिल जाती है। मतलब ये जो लैब है, हर बॉम्ब बनाने पे कुछ पैसे इसे भी मिल जाएंगे, पर बनाएंगे वो। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यही चीज होती है, ऐसे फ्री में नहीं करते होते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहां तो अपफ्रंट ही पैसे ले लेते हैं, जैसे इंडिया में। हाँ, रेलवेज का क्या? नहीं नहीं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर ही बना रहा था। माइंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है ना, माइंस तो एसेट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से 2 या 3 साल पहले, और ये जो अभी लॉन्च हुए ना ओला स्कूटर, ये उसी का नतीजा है। आपकी इसरो है ना, इसरो ने लिथियम बैटरीज को छोटे स्केल पे बनाने की टेक्नोलॉजी ना पब्लिक कर दी थी। उन्होंने कहा था कोई भी हमसे टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है 2 करोड़ रुपए दो और सारा पेपर वर्क ले लो कि कैसे बनानी है। तो जो ये ओला बना रही है, ये उनसे टेक्नोलॉजी खरीद के बना रही है, तो इन्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी कि बैटरी कैसे बनानी है, बैटरी ऑलरेडी उनका डिजाइन बना हुआ आया था, तो इन्हें बस अपने में मोल्ड करना था और अपने ही चीजों में फिट कर लेना था। ठीक है, इसलिए भी अगलों की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ा ना। पर इसी तरीके से इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी सेल पे लगाई थी कि जो लेना चाहता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक को देंगे, जो भी जिसके पास भी 2 करोड़ है ले जाओ। ठीक है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी बता देंगे कैसे चलानी है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके बाद आपके इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है? अगला करंट अफेयर है जो कंट्रोवर्सी बना हुआ है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आपकी सरकार कर क्या रही है? देखो, आपके 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ब्राउन फील्ड और एक होते हैं ग्रीन फील्ड। देखो, आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है तुमने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट कोई बनाना है, यानी कि खाली जगह है, बिल्कुल सिरे से शुरू करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ब्राउन फील्ड का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी बनी हुई है, उस बनी हुई चीज को तुम आगे मेंटेन या रेनोवेट करने के लिए यूज करना चाहते हो, वो ब्राउन फील्ड हो। जो बन चुके हैं उसी में ही आगे कुछ करने लगे हो, वो ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड होता है बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना, कुछ नहीं था पहले, एक बिल्डिंग से बिल्कुल बनाना शुरू करोगे, वो ग्रीन फील्ड है। ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, उसी बिल्डिंग को मतलब लेट्स सपोज पहले 2 फ्लोर डली हुई थी, 2 और डाल दी, वो ब्राउन फील्ड है। ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट की क्या कोशिश है, आपकी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू सरकार आपके पैसा इकट्ठा करना चाहती है अपने एसेट्स को लीज पे देके। ठीक है, तो 25-30 साल की आपकी लीज दे दी जाएगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की। लेट्स सपोज कोई आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को 30 साल के लिए लीज पे दे देंगे और उसके बदले उन्हें कहेंगे कि हमें 5,000 करोड़ दे दो। ठीक है, 10,000 करोड़ दे दो, डिपेंडिंग कि वहां पे कितना ट्रैफिक आता है, अंदर लोग कितना खा पी रहे हैं, मतलब पूरा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो हर चीज को देखते हुए, हर एयरपोर्ट की, हर रोड की, हर जगह की प्राइस डिसाइड करके प्राइवेट सेक्टर को सरकार बेचना चाहती है। उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, उसका सारा का सारा एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का है, पर उसकी कमाई भी प्राइवेट सेक्टर की है।
तो अब प्राइवेट सेक्टर से जैसे मर्जी चलाए, वो प्राइवेट सेक्टर की सिरदर्दी है। सरकार को जो पैसे कमिट करती है वो देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार अपनी इनकम ऐसे बढ़ाना चाहती है, तो उसी के थ्रू वो काम कर रही है। क्लियर है? इसमें आपकी रेल, रोड, रेलवे, पावर सेक्टर, सब कुछ ही, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, वेयरहाउस, स्टेडियम, टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, करते करते टोटल 6 ट्रिलियन रुपए इकट्ठा करना चाहती है सरकार, ठीक है। तो इसके अब पॉजिटिव्स भी लोग कह रहे हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके एयरपोर्ट्स प्राइवेट होते जाते हैं, जैसे जो एयरपोर्ट्स काम ही नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर को तो तभी प्रॉफिट आएगा ना अगर वहां पर ट्रैफिक ज्यादा आएगा। तो अगले खुद वहां पे लैंडिंग गियर्स जो चाहिए, लेट्स सपोज जैसे नाइट लैंडिंग के लिए सिस्टम चाहिए होता है कैट 3, ठीक है। तो जिन एयरपोर्ट्स में नहीं है, एक सिस्टम होता है नाइट लैंडिंग, वहीं कर सकते हैं जहां पे सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर खुद इंस्टॉल करवाएगा कि रात को भी फ्लाइट्स आए। उसके बाद आपस में कंपटीशन छिड़ेगा, तो आपके एयरलाइन इंडस्ट्री को भी ये डिस्काउंट देंगे कि आप अगर यहाँ पे प्लेन्स पार्क कर रहे हो तो हम इतने पे ऑफ दे देंगे आपको। तो इस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश है। क्रिटिसिज्म ये है कि सरकार लिटरली अपना सब कुछ बेचने में तुरी हुई है, ठीक है। ना सड़कें सरकार की, ना पावर सरकार की, ना माइन सरकार की। इसीलिए इसी एग्जाम में तुम सेफ हो, बाकी सब बेच देना है सरकार ने एक एक करके। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक बेच देना है। क्या 6 ट्रिलियन को इन्वेस्ट किया अगला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर भी तो यही करता है। अब कोई कंपनी कोई बिल्डिंग बनाती है, कोई फ्लैट्स बनाती, बेच देती है। हाँ, वैसे लीज पे है, हर 30-30 साल बाद पैसे कमाएंगे, ठीक है। अगले 30 साल तक भी दे रहे हैं। तो सरकार तो यही सोच रही है ना कि हर 30 साल बाद 6-6 ट्रिलियन, फिर और भी एसेट बनेंगे। अब 6 हैं तब 8, 10, 15 ट्रिलियन। मेंटेनेंस का देखो, सबसे बड़ा खर्चा ही मेंटेनेंस का होता है। मेंटेनेंस सिर से उतर गई तो अपने आप सारी चीजें होगी। तो सरकार वो मेंटेनेंस अपने सिर से उतारना चाहती है। कौन रोड टूटी बार बार रिपेयर करो, वो सब कुछ। हाँ हाँ, एग्रीमेंट ही होगा ऑब्वियसली, बिना। हाँ, कैसे मतलब? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो हर चीज का होता है, ठीक है। कि इतना हम टोल कलेक्ट करेंगे, एनुअल इंक्रीज इतना होगा, ठीक है। इतने एक्सपेक्टेड ट्रैफिक है। उसके बाद जितने भी आपके ये प्राइवेट टोल होते हैं, इन पे हमेशा देखना एम्बुलेंस सर्विस से लेके जितनी मेंटेनेंस सर्विस है वो उसी टोल वाले को देनी होती है, ठीक है। कोई टोइंग सर्विस चाहिए, कोई गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी है, वो सब कुछ वो टोल वालों की जिम्मेदारी है। कहीं गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया और तुम्हें टोल करवानी है, वहां पे एक हमेशा नंबर होता है, ठीक है। टोल फ्री नंबर जगह जगह लिखा होता है आपके ना। अगली बारी जब भी टोल रोड पे ट्रैवल करोगे ना, रास्ते में कई बार आएगा टोल फ्री नंबर, उसी चीज का नंबर है कि उस पर फोन करके कहो कि मुझे ये सर्विस चाहिए, लेने आएंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टार्ट तो सरकार ने भी अनाउंस की है, बस अब। हाँ हाँ, मतलब यही है कि अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है ना, 2 दिन पहले बोल रहे हैं, अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, अब इसलिए अखबारों में आ रही है, ठीक है। ऐसे तो देखो, इससे पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी लॉन्च की थी, एक और प्रोजेक्ट भी ऐसे ही दिखता था। वो अभी भी है, नहीं वो कामयाब है। फेलियर ये है, फेलियर वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सरकार बना के दे रही है, बस मेंटेन आगे उन्होंने करना है। हाँ
नेशनल, अच्छा मैं बता रहा था एक और भी ऐसे ही प्रोजेक्ट आया था, वो भी फेल है सरकार का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब क्यों सरकार इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे आ गई है? पहले सरकार ने कोशिश की थी कि नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगवाए इन्वेस्टर्स का, वो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के आपको हम लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, वहां पे बनाना आपने है, ठीक है? यहां पे उल्टा, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो इस कारण वो फेल साबित हुई, इसमें किसी ने पैसा नहीं लगाया। तो ये भी अनाउंसमेंट है, अब देखो कोई ये खरीदता है नहीं खरीदता, सरकार प्राइजेस क्या लगाती है, टर्म्स क्या लगाती है, तो उसके चलते हुए ये भी, इसका फ्यूचर भी वैसे डिसाइड होगा।